स्ट्रांग थे और वो उनका देखो पिक्चर बनाने का जो तरीका था, उनको पैसे कमाने का कोई हिसाब नहीं था उनके दिमाग में। वो एक मैसेज देना चाहते थे। अब वो मैसेज लोगों को धीरे समझ में आए, बाद में समझ में आए, जैसे गाइड बनी, जैसे प्यासा बनी, जैसे कागज के फूल बनी। प्यासा कागज के फूल तो फ्लॉप थी, बाद में वो लोगों के जब समझ में आई। मेरा नाम जोकर आज भी लोग बोलते बहुत अच्छी पिक्चर। साहब ने मुझे बताया था कि उस जमाने की एक मशहूर एक्ट्रेस थी हिंदुस्तान में, जिनका नाम था स्नेह प्रभा प्रधान। स्नेह प्रभा प्रधान के फैन मेल्स बहुत आते थे। वो अफसर लोग जो होते थे, वो उनको भी चिट्ठियां लिखते थे, और अफसर लोग अपनी बीवियों को भी चिट्ठी लिखते थे, अपनी महबूबाओं को लिखते थे। तो वो चिट्ठी पढ़ पढ़ के वो जो रोमांटिक कंटेंट था, वो उनके दिमाग में घुसते ही चला गया। तो रोमांस जो उनके अंदर डेवलप हुआ, वो उसी वजह से हुआ। लेकिन नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ और आज के खास कार्यक्रम में और खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान हैं वसीम अल्ताफ साहब। हमेशा की तरह इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है मोहन साहब, जिनसे हम बात करेंगे देव साहब के बारे में। और मोहन जी जो हैं, जो देवानंद बॉलीवुड एक्टर, जो हमारे देश के महान कलाकार हैं, उनके बड़े करीबी और क्लोज एसोसिएट कह सकते हैं, उसके तौर पे जाने जाते हैं। उनसे आज कुछ बातें करेंगे देव साहब के बारे में। सबसे पहले आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया मोहन जी, आपने हमारे शो पर शिरकत की। जी बड़ी मेहरबानी, आपने याद किया मुझे। बताइए। जी, तो मोहन साहब, देव साहब के बारे में तो जितनी बातें की जाएँ कम ही कम है, क्योंकि आपसे इल्तिजा है, मोहन कहिए, मोहन साहब मत कहिए। अच्छा ठीक है, मोहन मैं आपको बोल देती हूँ। जी, जी। तो हम अगर देव साहब के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि इतनी सारी कहानियाँ, इतने सारे किस्से, बातें बहुत सारी हैं। लेकिन मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप उनके बहुत नज़दीकी हैं, क्या पहली मुलाकात, क्या फर्स्ट इंप्रेशन था जब आप उनसे मिले थे? पहली वो यादगार? देखिए, मैं पहली यादगार वाली बात के और थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। मैं कोई फ़िल्म बफ़ नहीं था। मैं हुँ, हुँ। एक स्टूडेंट था, वो भी बड़ा ऑर्डिनरी सा स्टूडेंट था, और पढ़ाई-लिखाई भी मर-मर के कर लेता था, और पिक्चरों का कोई शौक नहीं था मुझे स्कूल डेज़ में। तो मुझे मेरे एक अंकल आए थे बाहर से, मतलब गुवाहाटी से, इंदौर से आए थे। तो वो बोले कि एक पिक्चर लगी है फंटूश, चल वो देखते हैं। उसमें वो गाना है, "ऐ मेरी टोपी पलट गया"। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं गया देखने। तो अब दिमाग उतना मैच्योर था नहीं, तो मुझे वो एक्टर बड़ा अच्छा लगा जो वैसे गाने गा रहा था। और फिर उसमें एक और गाना है, "देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता"। वो भी एक थोड़ा-सा मतलब फ़नी गाना है। तो मेरे दिमाग में जितनी मेरी उस वक़्त अकल थी, तो वो देव साहब रजिस्टर हो गए एज़ अ पर्सन। फिर मुझे ऐसे लगा यार, ये एक्टर तो बहुत कमाल का है, बहुत अच्छे-अच्छे गाने गाता है। अब वहाँ से जब उनका मेरे दिमाग में वो रजिस्टर हो गए, तो उसके बाद अगली बार वो मतलब फिर आए, फिर एक और पिक्चर देखी। तो फिर मैंने वो पता कि समझ में आया कि कोई देवानंद है ये। मतलब यूँ तो बड़े फ़ेमस थे, लेकिन चूँकि मैं फ़िल्म बफ़ नहीं था बहुत ज़्यादा, हालाँकि मेरे पेरेंट्स बड़े फ़िल्म बफ़ थे। तो वहाँ से फिर मैंने देव साहब के ना इंटरव्यूज़ पढ़ने शुरू किए, जो मैगज़ीन्स में आते थे। तो उस वक़्त क्या होता था कि बहुत सारी अंग्रेज़ी मैगज़ीन्स हमारे घर नहीं आती थी, और सब हिंदी पढ़ते लिखते थे हमारे यहाँ। तो ये फ़िल्म फेयर, स्टार एंड स्टाइल, स्टारडस्ट, इन मैगज़ीन्स में मतलब उनके इंटरव्यूज़ होते थे। तो जब हम लोग हजाम के पास बाल कटवाने जाते थे, तो उनके यहाँ वो मैगज़ीन्स पड़ी रहती थी। तो मैं बड़े शौक से देखता था, अगर देव साहब की तस्वीर दिखती है, कोई कवर स्टोरी है, तो मैं पढ़ने लग जाता था उसको। और उस वक़्त हजाम का कॉल आता था कि चलो बैठो बाल काटने। तो मैं कहता था तू दूसरे को ले ले, मेरे को ये थोड़ी देर और दे दे, मेरे को पढ़ना है। तो इतना इंटरेस्टिंग होते थे वो इंटरव्यू कि चूँकि मैं बहुत कामयाब नहीं था पढ़ाई-वढ़ाई में, बड़ी नॉर्मल लाइफ़ जी रहा था। तो उन इंटरव्यूज़ में मुझे ऑप्टिमिज्म बहुत लगता था, और पॉज़िटिविटी, पूरी पॉज़िटिविटी। वो पढ़ के एक सोल अपलिफ्ट होता था मेरा।
जैसे कि देव साहब उसमें लिखते थे कि भाई आज अगर कोई चीज ठीक नहीं हुई है, कल जरूर होगी, और नई सनशाइन, नई सन रेज कुछ नया लेके आएगी। वन शुड बी पॉजिटिव, वन शुड नॉट बी डिमोरलाइज। और जो लोग डिमोरलाइज करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए इंसान को। जो मॉरल, जो पॉजिटिव होते हैं उनके करीब रहना चाहिए। और उस तरीके के वेव्स आने चाहिए दिमाग में कि नेवर से डाई। तो वो मेरे दिल की आवाज निकली। मैं बोला यार ये एक्टर तो बड़ी कमाल की बातें करता है। तो फिर क्या होता था कि एक अजीब सी बात बताता हूँ। जैसे सारी मैगजीन्स खरीद नहीं पाते थे, अब 3 पन्ने के इंटरव्यू के लिए मैगजीन कौन खरीदे, तो कई बार मैं इधर उधर देख के ना पन्ने फाड़ के जेब में रख लेता था और घर पे आके बार बार पढ़ता था उनको। तो मैंने देव साहब को पढ़ पढ़ के उनके इंटरव्यूज के हिसाब से, ये मैं 70s की बात बता रहा हूँ, 60s एंड 70s, तब कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं था। तो वो पढ़ पढ़ के मैंने जाना कि ये इंसान है क्या। फिर जब मुझे मैंने उनकी स्टाइल और उनकी जो मैनरिज्म्स थे वो तो बहुत बाद में मैंने मुझे अच्छे लगने लगे, बट एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे वो अच्छे लगे कि ये इंसान मतलब कितनी समझदारी की बात करता है। मुझे सूट इसलिए करती थी क्योंकि थोड़े अपने भी वीक मोमेंट्स चल रहे थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ग्रेजुअली मुझे ये समझ में आया कि इनकी जो सोच है और जो इनका जज्बा है, और एकदम जो एनलाइटनमेंट की बातें वो बोलते हैं वो दिल को छू जाती है। तो ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था देव साहब को लेके। अच्छा मोहन भाई, ये बताइए कि जो मकाम एज अ रोमांटिक हीरो देवानंद के हिस्से में आया, वो किसी दूसरे अदाकार को नहीं मिला। यानी इवन दिलीप कुमार और राज कपूर, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, वो भी वो मकाम हासिल नहीं कर पाए एज अ रोमांटिक हीरो जो कि देवानंद को मिला। तो ऐसी क्या खास बात थी देवानंद में कि उन्होंने सबसे ज्यादा फैसिनेट किया ऑडियंस को एज अ रोमांटिक हीरो? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसका मैं जो आपको आज जवाब दूंगा, ये शायद जवाब आपको कभी सुनने मिलेगा ही नहीं। किसी के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि इस बात का जवाब उन्होंने ही मुझे दिया था। उन्होंने ही दिया था। तो ये कोई नई चीज मैं आपके व्यूअर्स के लिए आज बताने जा रहा हूँ। देव साहब, अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो मिलिट्री सेंसस में नौकरी करते थे, जिसमें जो फौज के अफसर थे वो अपने घर जो चिट्ठियां लिखते थे वो सेंसर करते थे। तो देव साहब ने मुझे बताया था कि उस जमाने की एक मशहूर एक्ट्रेस थी हिंदुस्तान में, जिनका नाम था स्नेह प्रभा प्रधान। स्नेह प्रभा प्रधान के फैन मेल्स बहुत आते थे। वो अफसर लोग जो होते थे वो उनको भी चिट्ठियां लिखते थे, और अफसर लोग अपनी बीवियों को भी चिट्ठी लिखते थे, अपनी महबूबाओं को लिखते थे। तो वो चिट्ठी पढ़ पढ़ के वो जो रोमांटिक कंटेंट था वो उनके दिमाग में घुसते ही चला गया। तो रोमांस जो उनके अंदर डेवलप हुआ वो उसी वजह से हुआ। लेकिन जैसे देव साहब ने उषा चोपड़ा का जिक्र किया, कॉलेज के अंदर लाहौर में जब पढ़ते थे वो, तो वो पहली खातून थी जिसके प्यार में वो पड़ गए थे। लेकिन देव साहब ने मुझे यहाँ तक बताया था कि वो कभी कह नहीं पाए उनको। दिल में वो भी जानती थी, ये भी समझते थे। तो देव साहब ने ये बताया था कि मतलब बोल नहीं पाते थे, इंट्रोवर्ट थे देव साहब, शाय थे बहुत ज्यादा बाय नेचर। तो जब देव साहब लाहौर छोड़ के बम्बई के लिए निकले, तो ट्रेन के डब्बे में जब बैठे तो शायद उषा चोपड़ा को इस बात का इल्म हो गया था कि देव साहब जा रहे हैं लाहौर छोड़ के। तो देव साहब कहते हैं कि मैंने ट्रेन की खिड़की से उसको भागते हुए करीब आते हुए देखा, और तब अगर कहने की हिम्मत होती तो ट्रेन चल पड़ी थी, मैं बोल नहीं पाता था उनको, और वो निकल गए। तो ये सारी चीजें जो थी ये मतलब, असल में पहुंच गई थी वहां पे या उनको ख्याल आ रहा था? नहीं 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 नहीं, थी असल वहां में पे। सच सच बता असल उन्होंने रहे में। हैं ना लिखा ऐसा। भी है, किताब में भी लिखा है। अच्छा। ये बात हुई। ओके। तो तो वो रोमांस की उपज वहीं से हुई। और
देव साहब की आप पिक्चरें देखें तो मैंने तो बहुत डिटेल में कई पिक्चरें देखी, सारी देखी है करीब करीब जितनी भी अवेलेबल थी। उनका उनके आंखों का एक्सप्रेशन, उनकी स्माइल उन्होंने खुद डेवलप की वो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी भी मैं ये बात से इनकार करूंगा कि देव साहब ने फिल्मों में एक्टिंग की ही नहीं उन्होंने। जो वो रियल लाइफ में थे उसी को प्रोजेक्ट किया, जिसको हम लोग एक्टिंग समझ रहे हैं। क्योंकि मैंने चौबीसों घंटे उनके साथ गुजारे हैं। जब भी हम बॉम्बे से बाहर जाते थे या अब्रॉड जाते थे तो मैक्सिमम टाइम मैंने उनके साथ गुजारा है। तो जैसे इनका नाम अंबर है तो अंबर ऐसे जो बोलते हैं वो एकदम ड्राइविंग में, तो वो मुझे भी मोहन, और फोन भी करूंगा तो मोहन कहाँ हो। तो वो रियल लाइफ में वैसे ही थे, एकदम यूफोरिक थे। अच्छा सर, ये बताइए कि देव साहब का पहला इश्क उषा चोपड़ा से हुआ, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, उनकी बेटी थी वो। करेक्ट। और वो जो इंग्लिश लिटरेचर बीए ऑनर्स की क्लास थी, उसमें शी वाज द ओनली गर्ल, और बड़ी शेक और बड़ी वो ध्यान रखती थी अपने लिबास का, एक साड़ी पहनती थी। एंड शी ऑलवेज हैड अ क्वेश्चन फॉर द प्रोफेसर। और ये पहला इश्क उनका उससे हुआ। तो दूसरा फिर सुरैया से हुआ। शादी उन्होंने कल्पना कार्तिक से की। तो ये क्यों हुआ ऐसे? आपको थोड़ा इंटरप्ट करूं मैं। आपके सवाल का जो पहला हिस्सा था उषा चोपड़ा को लेके, आ, उस पे मैं कुछ कहूं जल्दी से। जी जी प्लीज कहिए। जरूर। क्योंकि वो चीज पता नहीं है लोगों को। क्या हुआ कि एक बार मैंने भी देव साहब को पूछा था कि देव साहब ये उषा चोपड़ा का जो किताब में आपने जिक्र किया, इनसे आपकी बातचीत तो है नहीं, ये तो मैं भी जानता हूँ, पर कहाँ होगी, कैसी होगी। बोले यार मुझे कुछ पता नहीं है, आई एम आउट ऑफ टच। वो बहुत ऑनेस्ट होते थे, मेरे से तो पेट खोल के ही बातें करते थे हमेशा। तो मुझे मेरे पास इतना सारा मटेरियल उन्होंने उन मेरी बातचीत के दौरान है मेरे पास कि उसमें ज्यादातर चीजें पर्सनल है। इसलिए कई बार मुझे लोग कहते हैं कि मैं किताब लिखूं या कोई लेख छाप दूं, लेकिन इसी दौरान एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ गोवा फिल्म फेस्टिवल होता है ईयर एंड में। तो उस दौरान हमको बुलावा आया, जैसे हमेशा आता है। तो हम लोग गए गोवा फिल्म फेस्टिवल में। तो वहाँ हम जब बैठे थे तो यहाँ पे लैक्मे नाम की एक कॉस्मेटिक कंपनी थी पहले, अभी है क्या मुझे नहीं पता। तो लैक्मे की जो करता धरता थी, है, अभी भी है हमारे यहाँ में। हाँ, तो लैक्मे की जो करता धरता उस वक्त थी, उनका नाम था सबीना चोपड़ा। सबीना जी यहाँ पे एक सेलिब्रिटी टाइप भी रही हैं। तो वो एकदम से उठ के आई देव साहब को देख के। बोली, मैं और देव साहब बैठे थे साथ ही, तो बोली, देव साहब बाय एनी चांस डू यू नो एनी वुमेन कॉल्ड उषा चोपड़ा। तो मैं देव साहब का मुंह देखूं, देव साहब बोले, हाउ डू यू नो अबाउट दैट। तो बोलते हैं कि वो मेरी मौसी है, और वो बोलती है कि अगर मैंने थोड़ी हिम्मत की होती तो आज मैं मिसेस देवानंद होती। तो देव साहब बोले कि कैसी हैं वो, हाँ हाँ शी इज फाइन। अब ये बात तो खत्म हो गई। अब मुझे रिसेंटली उषा चोपड़ा की तस्वीर मिली है कहीं से, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, तो आपने व्यूअर्स को दिखा देना। तो जी अब जरूर। आप आगे जाइए। आपका ये सवाल था कि पहला प्यार उषा से हुआ, फिर सुरैया से हुआ, फिर शादी उनकी। कल्पना कार्तिक जो है वो स्क्रीन नेम है, उनका रियल नाम मोना सिंघा है। मोहन सिंघा, जी जी। जी जी, एसपी सिंघा की वो नीज थी, जो कि पंजाब के एक पंजाब असेंबली के स्पीकर भी रहे, एसपी सिंघा। जी जी, जी करेक्ट जी। है। जी, तो आप बताइए, ये सुरैया से उनका प्यार हुआ, फिर दूसरा, लेकिन शादी नहीं हो सकी, तो वो उसके बारे में क्या कहते थे? और फिर कल्पना कार्तिक से शादी कैसे हुई? देखिए क्या हुआ ना कि देव साहब को प्यार तो सुरैया से था। अब उस वक्त अच्छा, इस वक्त मेरी आवाज ज्यादा ठीक है या पहले ज्यादा थी? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक आ रही है ठीक है, आपकी आवाज। बिल्कुल ठीक, अभी भी बिल्कुल हाँ ठीक। बेहतर है। हाँ जी। तो सुरैया के साथ ये हुआ था कि कुछ उस जमाने में 40s की बात थी, तो कम्युनल एंगल एक था। देव साहब हिंदू थे, वो मुस्लिम थी। और दूसरा सुरैया मतलब हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी उस जमाने में।
तो जो उनके आसपास के लोग थे जिनका बहुत घर पे आना जाना था, उन्होंने सुरैया की नानी को इस बात का भी खौफ करवा दिया था कि ये प्यार में पड़ गई है, अगर ये भाग गई तो एक्टिंग छोड़ देगी ये, तो अर्निंग पैसे किसको बुरे लगते हैं। तो वो कमाती थी, वहाँ बहुत लाख लाख रुपया बोलते उस जमाने में सुरैया के चार्जेस होते थे, क्योंकि अपना प्लेबैक भी वो खुद देती थी। तो एनीवेज वो शादी सुरैया चाहती थी देव साहब को, सुरैया की माँ भी पसंद करती थी देव साहब को, लेकिन नानी नहीं चाहती थी। नानी की नजर में देव साहब विलन ही थे, तो वो बात हो नहीं सकी। अब उसके बाद क्या हुआ कि देव साहब हार्ट ब्रोकन थे, तो चेतन साहब बड़े भाई थे, वो और देव साहब नवकेतन में साथ फ्लोट की थी उन्होंने। तो जब छोटे भाई को बहुत दुखी देखा उन्होंने, तो फिर शायद उन्होंने मोना जी से मिलवाया। मोना जी मिस शिमला भी रही है उस जमाने में, तो वहां से फिर मोना जी की एंट्री हुई। फिर मोना जी ने नवकेतन की कुछ पिक्चरों में काम भी किया। लास्ट फिल्म उनकी 9-2-11 थी 1957 में। उसके बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी। तो उस तरीके से चेतन साहब आई थिंक वाज इंस्ट्रूमेंटल इन इंट्रोड्यूसिंग मोना जी। तो उस हिसाब से शादी हो गई इनकी। जी और ये चेतन साहब जो थे ये भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते रहे। जी। चेतन साहब भी वहीं पढ़ते रहे। जी और अंबर, आप कुछ कह रही थी। जी। जी जी, मोहन साहब मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि देव साहब की जो आइकॉनिक फ़िल्म्स हैं, अगर उनकी सेट से कोई बिहाइंड द सीन स्टोरीज़ आप कुछ बताएँ, मज़ेदार कुछ कहानियाँ? देव साहब की तो बहुत सारी मजेदार कहानियां हैं। ये क्या नाम, तो काला पानी में जो गाना है, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, वो जब शूट होना था, उसके डायरेक्टर थे राज खोसला। तो उस वक्त देव साहब को मैसेज आया कि इंडोनेशिया के जो मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट थे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, सुकार्नो नाम था शायद, प्राइम मिनिस्टर ही रहे होंगे। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हाँ जी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रेज़िडेंट। हाँ, तो वो देव साहब का सेट सेट पे आके वो शूटिंग देखना चाहते थे। तो काफी देर इंतजार किए, वो पहुंचे नहीं थे। देव साहब थोड़े रेस्टलेस हो गए, बोले शूटिंग करो, पूरी गाना शुरू करो, पिक्चराइजेशन। तो बोले वो आएंगे तब उनको दिखाना है, बोले वो आएंगे तब मॉक पिक्चराइजेशन फिर से करेंगे, उनको थोड़ी पता है कैमरा चालू है या बंद है। तो उस तरह से ये एक चक्कर हुआ। और दूसरा देव साहब के लिए मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देव साहब ने जब ये हरे राम हरे कृष्ण प्लान की, तो नेपाल जो है वो हिंदू कंट्री है कंप्लीटली। और जब शुरू शुरू में हम लोग पशुपतिनाथ टेम्पल में गए थे, तो वहाँ एक तख्ती लगी रहती थी, नो एडमिशन टू एनी कास्ट और क्रीड एक्सेप्ट हिंदूज। मतलब एकदम स्टॉन्च हिंदू कंट्री और हिंदू टेम्पल। अब देव साहब ने स्टोरी उधर ही बेस कर ली। उस टेम्पल के अंदर शादी का सीन है। अब क्या हुआ कि नेपाल के जो राजा है, किंग ज्ञानेंद्र, उनके बच्चे किंग बीरेंद्र, उनके बेटे ज्ञानेंद्र, इन सब लोगों से दोस्ती थी। तो किंग बीरेंद्र जो थे, उनको उन्होंने देव साहब को कोरोनेशन पे बुलाया था, किंग ज्ञानेंद्र के। तो जब गए तो वहाँ पे वो एक अलग कहानी है कि देव साहब को जीनत अमान वाला ये जो हरे राम की स्टोरी कैसे मिली। तो उधर जब गए वो, तो वहाँ पे मिले उन लोगों से। और फिर देव साहब ने किंग से कहा कि मुझे यहाँ शूटिंग करनी है। अब किंग ने बोल दिया करो। अब चक्कर ये हुआ कि फिल्म के अंदर मुमताज मुस्लिम है, जीनत अमान भी हिंदू नहीं है, फली मिस्त्री कैमरामैन भी हिंदू नहीं है, लेकिन तीनों के लिए स्पेशल परमिशन देव साहब को गो अहेड, और शूटिंग की उन्होंने वहां पे। तो सोचो आप, मतलब कितनी इम्पॉसिबल चीजें हुई। और इसी पिक्चर से कनेक्टेड एक और बात, इंटरेस्टिंग बात देव साहब ने बताई थी कि मुमताज को जब देव साहब ने साइन किया, उस वक्त सीलिंग लगी रहती थी स्टार्स पे कि कोई भी स्टार 7 पिक्चर या 8 पिक्चर से ज्यादा नहीं करेगा, अगर करेगा तो वायलेशन है, साइन करेगा तो। देव साहब ने जब मुमताज को सिलेक्ट किया, तो मुमताज ने कहा मेरी तो सीलिंग पूरी हो गई, ये वायलेशन हो जाएगा। देव साहब बोले नहीं, मेरे को मेरी पिक्चर में तो तेरे को काम करना ही पड़ेगा।
और वो भी देव साहब को काठमांडू लेके जाना है। तो देव साहब ने साइन कर लिया। फिल्म इंडस्ट्री में शोर मच गया कि मुमताज को देव साहब ने लिमिट क्रॉस कर दी, मुमताज ने सीलिंग तोड़ दी और वो भी काठमांडू जा रही है। तो जो दूसरे प्रोड्यूसर्स ने साइन किया उसका क्या होएगा। तो देव साहब को यूं सुनने में आया कि एयरपोर्ट पे उनको तंग करेंगे, शायद जाने नहीं देंगे। तो उस वक्त ये मुगले आजम के जो आसिफ साहब थे, के आसिफ, वो फिल्म उसके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। तो आसिफ साहब के और देव साहब के घरेलू रिश्ते बहुत अच्छे थे, दे वर एक्सट्रीमली फ्रेंडली। तो देव साहब ने आसिफ साहब को फोन किया कि आसिफ साहब, मैंने मुमताज को साइन किया है, अभी आप देखो कैसे करना है। मैं तो 20-22 दिन काठमांडू लेके जाऊंगा उसको, मैंने टिकट भी बुक कर ली और मैं फला फला दिन जा रहा हूँ। आसिफ साहब ने बोला आप बेशक जाइए, कोई आपको टच नहीं करेगा, जाइए आप। तो बोले आप देख लेना। बोले हमने देख लिया। तो देव साहब हंसते हुए बताते हैं मेरे को कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो देव साहब ने धर्मेंद्र को देखा। हाँ, वहां पे धर्मेंद्र देव साहब के करीब आए। तो देव साहब बोले धर्म तू यहाँ कैसे आया। बोले मुझे आसिफ साहब ने भेजा है कि देव साहब को कोई तंग ना करे, तकलीफ ना दे, और ये लोडेड गन भी एक साथ में लाया हूँ। बोले कोई भी आए तो गोली चला देना। तो देव साहब बहुत घबरा गए। बोले गोली वोली मत चलाना, ना बंदूक बाहर निकालना, भाई कोई दंगा हुआ तो मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बोले नहीं आप जाइए। मतलब इतना देव साहब को मानते थे ये लोग, सोचो आप। एक जमाने में सर मैं आपको बताऊं कि धर्मेंद्र की जो फिल्म्स थी ना, वो नेपाल में बैन कर दी गई थी। पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में फिर दोबारा से वो वहां पे रिलीज होना शुरू हो गई। तो ये बताइए कि देव साहब एज अ हीरो हमने देखे, और एज अ हीरो वो आए और बड़े पॉपुलर रहे। लेकिन फिर जब वो 50s में आ गए तो फिर भी उन्होंने वो हीरो का जो एक पर्सोना था उससे बाहर नहीं निकले। और वो 70s में भी आप देखेंगे बहुत सी फिल्में आई, जोशीला, शरीफ बदमाश, छुपा रुस्तम, इनमें वो मतलब हीरो ही आते रहे। और बहुत सी फिल्में उनकी कामयाब नहीं हो सकी। लोगों ने शायद पता नहीं, शायद उनको एक्सेप्ट नहीं किया उस रोल में। तो आप ये बताइए कि बहुत से एक्टर्स जो हैं हमारे, हम देखते हैं कि वो कैरेक्टर रोल्स में आ जाते हैं। फिर अमिताभ बच्चन को आप देख लें, वो दिलीप कुमार ने कैरेक्टर रोल्स किए अपनी बाद की फिल्मों में, लेकिन देव साहब वो हीरो ही आते रहे। यानी अब देखें ना, हम नौजवान जो थी उसमें वो एक पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर हैं, लेकिन उसमें भी वो एक यंग लड़की जो है वो उनके साथ है, वो उनमें इंटरेस्टेड है वो। तो ये क्या बात थी, वो मतलब हीरो के अलावा उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि वो कोई और रोल करें। उसका ये जवाब है कि हमारे यहाँ उनको जो टैग दिया गया एवरग्रीन, मतलब देव साहब ने जब जॉनी मेरा नाम भी की थी तो मेरा ख्याल है हेमा मालिनी उनसे आधी उम्र की रही होगी। तो देव साहब मेंटली अपने आप को हमेशा यंग पाते थे। और आपको मैं एक और किस्सा बताता हूँ जो जिससे आपको उनकी उनका कैरेक्टर, उनकी पर्सनैलिटी समझ में आएगी। एक बार कुछ छोटा सा कोई मेडिकल इशू हुआ था, मतलब हम लोग कहीं बाहर जा रहे थे। तो बोर्डिंग पास में ले रहा था देव साहब के साथ में। तो देव साहब को जनरली हम काउंटर पे नहीं बिठाते थे, उधर लेके नहीं जाते थे, उनको बोलते थे आप चेयर पे बैठो मैं लेके आता हूँ। तो वो वॉक बड़ी लंबी थी टर्मिनल पे। तो मैंने कहा, वो पूछे मिस्टर देवानंद, मैंने बोला वो बैठे सामने, आप उनका भी मुझे दे दीजिए। बोले सर ठीक तो है ना। मिला हाँ ठीक है। बोले सर को व्हील चेयर दे देते हैं तो थोड़ा उनको वॉक लंबी है तो आसान रहेगा। तो मैंने बोला नहीं नहीं, व्हील चेयर नहीं चाहिए। तो देव साहब सुन रहे थे दूर से, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या बात हो रही है। तो मैं जब आया बोर्डिंग लेके तो बोले कि क्या बात कर रहा था तू। बोला उन्होंने कहा वॉक बड़ी लंबी है तो आपको व्हील चेयर दे देते। नहीं, व्हील चेयर पे बैठ गया तो मैं बैठ ही गया। मेरे को फीलिंग मत दो कि मेरे को व्हील चेयर पे बैठने की कभी नौबत आएगी। तो वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थे वो। और वो उनका देखो पिक्चर बनाने का जो तरीका था, उनको पैसे कमाने का कोई हिसाब नहीं था उनके दिमाग में। वो एक मैसेज देना चाहते थे। अब वो मैसेज लोगों को धीरे समझ में आए, बाद में समझ में आए, जैसे गाइड बनी, जैसे प्यासा बनी,
जैसे कागज के फूल बनी, प्यासा कागज के फूल तो फ्लॉप थी, बाद में वो लोगों के जब समझ में आई, मेरा नाम जोकर आज भी लोग बोलते बहुत अच्छी कागज पिक्चर है। के फूल में नहीं थे हाँ जी, देवानंद, कागज के फूल में नहीं थे। नहीं, मैं उन दोनों पिक्चर का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ चीजें बाद में समझ में आती है लोगों को, उस वक्त नहीं समझ में आती। जैसे आपने कहा कि देव साहब की पिक्चरें जो कामयाब नहीं हुई, या उनके न कामयाब होने का रीजन उनका गलत कैरेक्टर सिलेक्ट करना होता है क्या, तो मैं अच्छा, ओके। उसी उसी बात पे आके ये कहना चाहता हूँ कि देव साहब की जो पिक्चरें कामयाब नहीं हुई, पहले तो मैं ये बता दूं कि वो कैरेक्टर रोल ऐसा नहीं था कि कोई ईगो था, लेकिन वो सोचते थे कि मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं एक्टिव हूँ, और मेरे में वो दम है और वो कॉन्फिडेंस है, तो मैं क्यों ना उस तरीके के रोल करूं। जैसे एक और मैं आपको बात बताता हूँ, उनको पूरी फिल्म इंडस्ट्री देव साहब बोलती है, या कुछ लोग देव भाई बोलते थे। जैसे जो फिल्म एक्टर महमूद थे या अनवर अली थे, जो उस तरीके के, जैसे तबस्सुम थी, तो देव भाई करते थे, कोई देव साहब बोलता था, कोई देव जी बोलता था, लेकिन देव अंकल या भाई साहब ये बोलना गलत नहीं है। तो एक बार मैंने देखा किसी ने अंकल 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 किया, तो देव साहब के मुंह से, भैया हम कब से अंकल हो गए आपके। तो हालांकि कोई बात बुरी नहीं थी, लेकिन वो हिट कर जाती है इंसान को। जैसे फोन काटने के बाद मेरे को बोले, यार कोई 8 साल की लड़की तो तेरे को अंकल ही बोलेगी, तेरे को कैसा लगेगा कि तू यार इतना ग्रो हो गया। हालांकि एज इज अ रियलिटी, हम सब जानते हैं हमारी उम्र क्या है, लेकिन अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हम तो अभी अंकल बन गए, हम आंटी बन गए, तो वो बोलते हैं नाम से मुखातिब करो। जैसे मैं शम्मी कपूर जी का भी बहुत बड़ा मद्दा रहा हूँ देव साहब के बाद में, तो हम लोग शम्मी जी बोलते थे, शम्मी अंकल नहीं। तो वो उनका बताया हुआ है, तो वो बोलते एज का रिफ्लेक्शन नहीं देना है किसी को, तो आने ही मत दो एज का रिफ्लेक्शन। और इंसान मरता तब है जब ब्रेन उसका डेड हो जाए, जब तक माइंड में फंक्शनिंग चल रही है, तुम जोश में हो तो जोश में रहो। तो एक तो ये बात हुई कि कैरेक्टर रोल वो, और स्टोरीज वैसी होती थी कि कैरेक्टर रोल उन्होंने एक आध पिक्चर में आनंद और आनंद में किया है, सुनील आनंद के फादर बने हैं वो, तो वो मतलब प्रिपेयर्ड नहीं थे, उनको कहानियां वैसी मिलती थी तो रोल वैसे करते थे। अब जो कामयाबी नाकामयाबी की बात थी आपकी, उसमें क्या होता है कि देखिए ऑडियंस का टेस्ट है ना, धीरे धीरे चेंज हुआ है, बहुत चेंज हो गया। ऑडियंस को बहुत फास्ट पिक्चर चाहिए, वो फिल्म मेकिंग का सिस्टम चेंज हो गया। और दूसरा, देव साहब की जो टीम थी जिसमें एस जी बर्मन थे, जो म्यूजिक के एकदम मास्टर थे और नवकेतन के लिए खास ट्रैक्स बनाते थे, और किशोर कुमार थे, रफी साहब थे, ये सारी टीम चली गई। जो गाने लिखने वाले थे, साहिर साहब थे, साहिर साहब देव साहब के फेवरेट थे, साहिर साहब चले गए, जी। शैलेंद्र नहीं रहे, हसरत साहब नहीं रहे। अभी नीरज जी जितना अच्छा लिख सकते थे लिखा उन्होंने, प्रेम पुजारी तेरे मेरे सपने में अच्छे गाने दिए, तो म्यूजिक भी वीक हो जाता है उसमें। और बर्मन्स क्या करते थे, देव साहब के लिए ट्यून स्पेशल बनाते थे, वो जब मना करते थे तो वो किसी और को जाती थी। अभी उसके बाद का जो सिस्टम आया जिसमें ये म्यूजिक डायरेक्टर्स आए, इनके पास बैंक होता है। ये जैसे दुकान में आप गए तो कपड़ों का ढेर लगा देगा, भाई इसमें से कौन सी शर्ट लेनी ले लो। अब उसमें फिर वो चॉइस नहीं मिलती, उतनी ज्यादा रेंज नहीं मिलती कि आपके लिए खास टेलर मेड वो शर्ट बनाए, जैसे उनके लिए टेलर मेड वो म्यूजिक बनता था। भाई ये कहानी है, ये मूड है गाने का, तो ऐसी कहानी ऐसे म्यूजिक बनेगा, तो वो हिट होता ही था। तो ये सारी चीजें माइनस हो गई ना, ये भी एक वजह थी। ओके। जी, जी, जी। लेकिन मोहन जी, अगर हम देव साहब की बात करें तो आप क्योंकि उनके बहुत नज़दीकी हैं, तो कोई एक उनकी कोई वैल्यू या कोई लेसन जो उन्होंने आप तक पहुँचा हो, आप समझ पाए हो और वो लोगों तक पहुँचाना चाहते हो, जो लोगों को की ज़िंदगी पर प्रभाव डाले? ये मेरी जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक लेसन बना देव साहब का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसमें बहुत एनलाइटनमेंट है जो मैंने उनसे समझा। उन्होंने मुझे बताया था कि जब 43 में वो आए थे बॉम्बे, तो स्ट्रगल कर रहे थे, तो
उस तब तक उनके बड़े भाई चेतन साहब और बलराज साहनी साहब भी आ गए थे। वो लोग इप्टा के लिए ड्रामास लिखते थे। तो बलराज साहनी साहब को देव साहब से यूं सॉफ्ट कॉर्नर था कि भाई मेरे दोस्त का छोटा भाई है। तो बलराज साहनी साहब ने उनसे कहा कि जब तक आपको पिक्चर में काम नहीं मिल जाता, हम लोग एक ड्रामा लिख रहे हैं जिसका नाम है जुबैदा। उस जुबैदा में आप हीरो का रोल कर लो। देव साहब बड़े खुश हुए कि चलो पिक्चर मिलेगी तब मिलेगी, यहाँ तो मैं हीरो बन गया। तो देव साहब को कुछ लाइनें दी उन्होंने कि ये रिहर्स करके आइए और ये आपको बोलनी है। अब उसकी फाइनल रिहर्सल हुई तो सारे लोग बैठे थे वहां पे, और देव साहब ने अपने हिसाब से वो लाइनें बोली। बलराज साहनी साहब बहुत खफा हो गए और वो बोले बिल्कुल बकवास, तुम जिंदगी में हीरो नहीं बन सकते, तुम कहीं नौकरी कर लो। देव साहब बोलते जब ऐसे उन्होंने मेरे को बोला सबके सामने तो मेरे तो पैर से जमीन ही सरक गई कि मैं क्या सोच रहा हूँ और ये इतना खराब परफॉर्मेंस मेरा कैसे बता रहे हैं ये लोग, जबकि उन्होंने अपने कन्विक्शन से किया था। अब ये बात तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन देव साहब ने फिर भी अपना जज्बा जारी रखा। ये उस इंटरव्यू से भी मेरे कनेक्ट होता है जो मैं जिसे मुतासिर होता था उनसे। ही सेड, वो बोले ठीक है बलराज साहनी साहब को कोई चीज शायद नहीं समझी होगी लेकिन मेरा कन्विक्शन है मैं सही था। उसके बाद क्या हुआ, जब उनको फर्स्ट ब्रेक मिला प्रभात स्टूडियोज में, तो उनको उस जमाने में हमारे यहाँ बॉम्बे में एक पेरिसियन वो डेयरी होती थी अपने नारिमन पॉइंट पे। तो वहां पे स्ट्रगलर्स आके कॉफी पीते थे, गरम दूध पीते थे और सारे मिलते थे। और उस जमाने में क्या होता था, एक दूसरे को बता देते थे कि भाई मैं फलानी जगह रोल है, मेरे को तो नहीं मिला, तू ट्राई कर ले। उधर किसी ने देव साहब को आके बोला, देव साहब की पिक्चरों में आपको एक नाम दिखेगा मुकुंद मसूरेकर। तो मसूरेकर नाम के आदमी वो भी वहां आते थे। तो उन्होंने बोला कि प्रभात एक नया लड़का ढूंढ रही है, तुम ट्राई करो, हम लोगों का तो कुछ नहीं बन रहा है। तो देव साहब बोले स्ट्रगलर था, मैं चला गया। तो वो किताब में भी जिक्र है। तो दरबान को बोले कि भाई हमको पई साहब से मिलना है। पई साहब प्रभात का के एक पार्टनर थे। प्रभात कंपनी पूना में थी और बॉम्बे में दफ्तर था। उसने कहा कि आपका अपॉइंटमेंट है, बोले नहीं है। तो बोले फिर वो शायद ना भी मिले, बोले मिलेंगे। देव साहब में कॉन्फिडेंस था। तो बोले अभी तो आए नहीं है, आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। देव साहब बोले मैं इंतजार कर लूंगा। तो देव साहब बोलते मैं बैठ गया उसके बाजू में। थोड़ी देर बाद पई साहब आए और देव साहब की तरफ देखा कि ये लड़का कौन है। तो देव साहब मुस्कुराए, उनको देख के वो भी मुस्कुराए और अंदर चले गए। घंटी बजाई, दरबान को पूछा ये लड़का कौन बैठा है। बोले ये कोई फिल्म के एक्टिंग के हिसाब से मिलना चाहते, बोले भेजो। तो देव साहब ने बात की। तो बोले भाई क्या बात है, बोले मैं ऑडिशन के लिए आया हूँ, मुझे लगता है जो आप नया लड़का ढूंढ रहे हैं मैं उसके काबिल हूँ, मैं वो क्वालिफाई करता हूँ रोल। तो वो बोले कि मुझे ठीक तो तुम लग रहे हो लेकिन तुम 2 दिन बाद अगर दोबारा आओ तो मेरा फिल्म का डायरेक्टर आ रहा है, वो शायद देख ले एक बार तो अच्छा रहेगा। तो फिर गए 2 दिन बाद। तो उस वक्त वो डायरेक्टर थे PL संतोषी, राजकुमार संतोषी के फादर, बहुत कामयाब डायरेक्टर थे, बड़ा नाम था। तो उनसे देव साहब मिले। उनको भी संतोषी साहब को देव साहब अच्छे लगे। संतोषी साहब बोले कि सब कुछ अच्छा लगा है लेकिन एक स्क्रीन टेस्ट अगर आप पूना में आ सके और आके दे दे तो हमको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। देव साहब बोले मैं आऊंगा पूना। तो उन्होंने, देव साहब बताते हैं कि उस वक्त फर्स्ट क्लास का टिकट दिया। बॉम्बे से पूना एक ट्रेन चलती थी डेक्कन क्वीन, आज भी चलती है। उसमें देव साहब बोलते फर्स्ट क्लास के डब्बे में मैं बड़ी शान से गया पहली बार, और स्टेशन पे उतरा तो उधर गाड़ी थी, वो गाड़ी उनको स्टूडियो ले गई। अब जब स्टूडियो लेके गई तो सारा कैमरा वैमरा सेट रेडी था। तो देव साहब को कैमरे के सामने खड़ा किया उन्होंने, कुछ शॉट्स देखे। उनको बोले भाई अभी भी अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ डायलॉग बोल सकते हो आप। तो देव साहब बोलते हैं कि मैंने बोला हाँ मैं बोल सकता हूँ। और देव साहब बहुत रेस्टलेस सोल थे। तो अचानक उनको याद आया कि वो जो 7-8 लाइनें मैंने एकदम रट रखी थी, घोट के रखी थी मगअप करके, वो ही बोल देता हूँ हड़बड़ी में। तो देव साहब बोले कि मैंने बोला कि 1 मिनट मुझे दो। तो देव साहब बोलते हैं आंख बंद करके मैंने वो लाइनें याद की, मैंने बोला चलो टेक। तो बोल दी लाइनें, वो 8 लाइनें। और देव साहब बोलते जब सबने क्लैप मारी तो देव साहब बोलते मेरा जी एकदम से बैठ गया कि मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया। अगर वहां पे बलराज साहनी ने मेरे को
एकदम से रिजेक्ट कर दिया गुस्से में आके और मेरे करियर को ही खत्म कर दिया, आगे कोई गुंजाइश ही नहीं रखी। तो मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया वो लाइन बोल के, लेकिन मैंने इसलिए बोली क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ठीक बोल रहा था। तो वहां पे जो चीज कामयाब नहीं हुई वो यहाँ कामयाब हुई। तो लेस और फिर जब वो क्लैप की तो देव साहब ने बताया कि उस वक्त एक फेमस कैमरामैन था नायक। तो नायक को देव साहब ने ये कहते हुए सुन लिया संतोषी साहब को कि ये लड़के को ले लो, इसकी स्माइल बहुत अच्छी है। तो देव साहब बोलते मेरा और सीना चौड़ा हो गया कि यार देखो अपना तो जम रहा है। तो देव साहब को 3 पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट एक साथ मिला वहां पे। तो इसमें मैसेज ये है कि इंसान को अगर एक बार कहीं फेलियर हो गया लेकिन उसका कन्विक्शन सही है तो उसको डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, उसको गिव अप नहीं करना चाहिए। उसने ठीक एब्सोल्युटली, सोचा है तो वो ठीक होएगा। बिल्कुल। और कन्विक्शन इसीलिए कहते हैं कि आप अगर कोई भी काम कन्विक्शन के साथ करते हो तो उसका जो आउटकम है वो बहुत ही अलग होता है। और ऐसे लोगों को जो लोग हार नहीं मानते वो सफल हो जाते हैं और कहीं न कहीं किसी भी फ़ील्ड में वो बड़ा नाम कर जाते हैं। मोहन साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने देव साहब से जुड़ी हुई बहुत ही खूबसूरत बातें हमारे साथ साझा की। वसीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार। एक अंबर जी, एक मैं कुछ और एक किस्सा सुनाने का मन हो रहा है आपको, जी, जी, भले प्लीज़ इसको ऐड आप कीजिए। बाद में डाल दीजिएगा। अ, देव साहब जो जॉनी मेरा नाम पिक्चर आई थी उसमें शायद वसीम साहब को पता नहीं होगा कि बिहाइंड द सीन जो आप बोलते हो तो गाना बनता कैसे। जो रियल सिचुएशंस पे गाने बनते वो हमेशा हिट होते। तो उसमें गाना है ओ मेरे राजा, खफा ना होना, देर से आई दूर से आई। तो अंबर जी आपको इसके ये बना कैसे पता है आपको ये गाना? नहीं, आप प्लीज़ मुझे बताएँ। इसमें क्या हुआ था कि कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी भाई भी मेरे बहुत करीबी हैं। गोल्डी अच्छा, साहब मेरे बहुत करीबी रहे थे, देव साहब तो थे ही। तो जी, इन दोनों तीनों से मैंने कंफर्म किया था क्योंकि गोल्डी साहब गुजर गए थे बरसों पहले, 2003 या 4 में। उसके बाद उसके पहले आनंद जी भाई ने बताया था, फिर मैंने देव साहब से भी कंफर्म किया तो हंसते हंसने लग गए थे जोर से। क्या हुआ ये था कि मंडे के दिन अ, आनंद जी भाई, कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक रूम में गाने की सेटिंग फिक्स हुई थी और इस गाने को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। तो राजेंद्र कृष्ण से कहा था कि भाई आप 11 बजे इधर आ जाना, हम सब आएंगे इधर, गाना एक फाइनल करेंगे। उनसे कहा था लिख के लाइएगा गाना वो मेरे राजा की सिचुएशन पे। बोले ठीक है। 11 बजे वो मोबाइल होते नहीं थे। 11 बजे, 12 बज गए, 1 बज गए तो फोन लगाया, भैया आप आए नहीं। तो राजेंद्र कृष्ण साहब को ना रेस खेलने का शौक था। उधर तो गए उस हुए थे। जमाने में बॉम्बे में बहुत फ्लटर हो गया था कि उन्होंने डर्बी जीती थी, जैकपॉट जीता था वो संडे के दिन। वो बोले कि भाई मैंने तो कल ये जैकपॉट जीता है, मेरे घर पे तो लंच की दावत है, मैं तो नहीं आऊंगा और मैंने तो गाना भी नहीं लिखा। ये लोग बड़े नाराज हुए, बोले ये अनप्रोफेशनल बात है, आपको आना चाहिए, गाना नहीं लिखा तो इधर कुछ सोचेंगे, आप आइए तो सही, यहाँ सब बैठे हैं सुबह से। तो बोले भाई मेरे मेहमान को जाते जाते कुछ दोपहर हो जाएगी, बोले जैसे भी हो आप आइए। अब वो 2:30 पौने 3 बजे पहुंचे इनके उधर इनके स्टूडियो में। तो ये सारे लोग बड़े देख रहे थे बेसब्री से कि अभी क्या करें। तो उन्होंने एक लूज चिट दी छोटा सा, उसमें कुछ ब्रोकन लाइन थी कि खफा ना होना, मैं देर से आया हूँ, दूर से आया हूँ, मजबूरी थी लेकिन मैंने वादा निभाया आके। तो बोले मैंने ये लिखा है। तो आनंद जी भाई बोले अरे ये तो गाना बन जाएगा हमारा। फिर आनंद जी भाई ने हंसते हुए बोला इंतजार का बदला लूंगा, आप देर से आए हो। तो उन्होंने राजेंद्र कृष्ण साहब ने बोला अरे ये तो मेरा अंतरा भी बन गया। तो वो गाना यूं बना उधर बैठे बिठाए। ये किस्सा था जी। उसके पीछे। जी, बिल्कुल। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि देव साहब के बारे में जितनी बातें करें हमेशा कम पड़ जाती हैं और बातें खत्म नहीं होती क्योंकि इतनी सारी बहुत यादें है। और इतनी सारी बातें। जी, बिल्कुल। मोहन जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। वसीम साहब आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच।